चलिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम बता दिए थे। प्रकाश के परावर्तन हम लोग समझ लिए थे, अब प्रकाश के अपवर्तन पर डिस्कस करना है। समझ रहे हैं? प्रकाश का अपवर्तन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, और इस विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन की डेफिनेशन हम इस प्रकार से बता सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन के बारे में इसके पहले पढ़ाए थे कि जब प्रकाश की किरण, सबको पता भी था, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलिए ये कंडीशन सब लोगों को पता हो गया। इसके बाद इसको फिर से आप ध्यान से सुन सकते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और इस विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ये चीज़ विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन। माने परावर्तन अपवर्तन में डिफरेंस यही है। सबसे पहले देखिए कि प्रकाश की किरण आपतित तो दोनों में होती है, लेकिन एक बार ऐसे सतह पे होती है जहाँ क्या होता है, पार नहीं करती है, और वहाँ पे उसका क्या हो जाता है, वहीं से टकरा के रिटर्न हो जाती है, तो इसको परावर्तन बोलते हैं। अगर दूसरे में जिसमें कि वायु से जल में गई तो क्या होता है, उसमें प्रवेश करेगी तो इस तरीक़े से मुड़ेगी। तो अंतर यही है, दोनों में प्रकाश की किरण आपतित होती है। अगर पानी पे माने कोई पारदर्शी पे आपतित हुई तो अपवर्तन की घटना घटित होगा, और यदि अपारदर्शी पे हुई तो परावर्तन की। ये कंडीशन आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ से किरण आई, ये सब कुछ किरण को इंडिकेट किया गया है, ये लंब है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो अब ये वाला कंडीशन, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ। समझने की कोशिश करना है कि आपतित किरण, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। छोटा छोटा मैं आप डेफिनीशन भी इसका कर सकते हैं। अपवर्तित किरण किसको बोलेंगे? जो किरण मुड़ती है, माने वही आपतित किरण जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो मुड़ जाती है, और जो मुड़ने वाली किरण है तो इसको आपको याद रखना है कि जो मुड़ने वाली किरण है उसी को अपवर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, जो किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर जो मुड़ जाती है उसी को अपवर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, इस कंडीशन के बाद अगर आप चाहें तो मैं दिखा भी देता हूँ कि ये वाला जो है, ये वाला आपतित है, ये जो मुड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, अपवर्तित है। ठीक है, ये निर्गत किरण है जो बाहर निकल रहा है, ये सेम ऐसे हो जाएगा, माने ऐसे ऐसे ऐसे, माने इसको आप मिलाना है। तो इस तरीके से चलिए नेक्स्ट पे डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। निर्गत किरण भी का डेफिनेशन आपको हम बता दिए कि ये वाला इमर्जेंट है। ठीक है, जब फिर एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करेगी, फिर पहले माध्यम में प्रवेश करेगी, तो पता चलेगा कि यहाँ से दूसरे माध्यम से पुनः पहले माध्यम में निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहा जाता है। ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे अब। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट पे डिस्कस यही करना है, आपतन कोण यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। पहला चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। अपवर्तन कोण का डेफिनेशन आप यहाँ से बता सकते हैं। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। ठीक है, चित्र में IR आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो नेक्स्ट चीज़ पर आपको ध्यान देना है। ये वाला कंडीशन के बाद प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, और दूसरा आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ये वाला कंडीशन पर ध्यान देना है। इसके बाद साइन I अपॉन साइन R, इसे स्नेल का नियम कहा गया है। समझने की कोशिश कीजिए। यानी कहने आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों के बीच जो कोण बनता है, ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों के बीच, तीनों एक ही समतल में होता है। पहला चीज़, सॉरी इसके पहले, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी कहने का मतलब कि साइन I और R का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये चीज़, इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ये कंडीशन आप हमेशा याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं।
प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होना है। यानी आप देखेंगे तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, और इसका मेन कारण यही है, प्रकाश के अपवर्तन का अलग अलग माध्यम में प्रकाश का। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद माध्यम देखिए, प्रकाश जब गति करता है तो प्रकाश के गमन की दृष्टि से माध्यम को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश के गमन की दृष्टि से माध्यम के दो भागों में बांटा गया है। गमन की दृष्टि से माध्यम के दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर सघन माध्यम और दूसरा नंबर विरल माध्यम। आप समझ सकते हैं। चलिए आते हैं पॉइंट पे। अभी आपको बताया था कि प्रकाश के गमन की दृष्टि से माध्यम को दो भागों में बांटा गया है। एक तो सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम किसको बोलेंगे और सघन माध्यम? देखिए प्रकाशतः विरल माध्यम क्या होता है, एक डेंसर और रेयर। तो यानी विरल माध्यम माने रेयर मीडियम जो होता है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है उसको विरल माध्यम बोलेंगे। जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा उसको विरल माध्यम बोलेंगे, ठीक है। डेंसर मीडियम, ठीक है। अब एक चीज़ पर आप देखिए, एक कोई भी पदार्थ लेकर के, ठीक है, या कोई माध्यम लेकर के हम नहीं बता सकते। जैसे में कि दो चीज़ होना चाहिए, एक तो वायु और एक जल, तब दोनों में प्रकाश को चलाएंगे तब तुलना करेंगे। जिसमें प्रकाश का यानी वायु में प्रकाश का वेग अधिक होता है तो वायु क्या है, वायु विरल माध्यम है, और जल में कम होता है तो वो सघन माध्यम। ये कंडीशन आपको याद रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, दो चीज़ लीजिए, दोनों में प्रकाश के वेग को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। आपको पता चलेगा कि वायु में प्रकाश का वेग अधिक होता है और जल में कम होता है, तो वायु क्या है, विरल माध्यम है, और जल क्या है, सघन माध्यम है। चलिए इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर ये पे ध्यान देना है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, नेक्स्ट चीज पर, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब से दूर। यानी कहने का मतलब, ठीक है, ये सघन माध्यम और विरल माध्यम, ये जल है और ये क्या है, वायु है। तो आप देखिए जल क्या है, सघन माध्यम, अभी मैंने बताया था, और ये क्या है, तो ये अभिलंब से दूर जाती है। सघन, ये चीज़ याद रखना है, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। यानी जल से वायु में जाएगी तो अभिलंब यहाँ है तो ये दूर जाएगी। समझ रहे, ये वाला एंगल आप ठीक से देखिए। और यही कंडीशन अगर देखा जाए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है अभिलंब से नहीं दिखती। एक चीज़ पर ध्यान देना, अगर वायु क्या है, वायु से अगर जल में जाएगी यानी कि विरल से सघन में जाएगी, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, आप समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण यहाँ पे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के नज़दीक आती है। ये कंडीशन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, ये वाला बात आपको समझ में आ गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, कई बार ये लोग ये बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल भी आता है इससे रिलेटेड, और ये सोचा भी जाता है, ये पूछा भी जा सकता है कि एक बात बताइए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी प्रकाश की किरण, यानी जल क्या है, जल में प्रकाश का वेग कम होता है तो क्या है, सघन माध्यम। वायु में प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है तो क्या है, विरल माध्यम। तो सघन माध्यम, विरल माध्यम। तो यानी जब जल से वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी। और नेक्स्ट कंडीशन पर ध्यान देना है कि जब अगर वायु से जल में जाएगी, वायु जल समझते हैं ना, वायु से जल, वायु से जल, इस कंडीशन पर याद रखना। तो ये कंडीशन आपको याद रखना, एक बार अभिलंब की ओर और एक बार अभिलंब से दूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं। चलिए ये वाला तो हम लोग समझ लिए। इसके बाद नेक्स्ट पे आना है प्रकाश, ये जो अपवर्तनांक, ये चीज़ पर आपको ध्यान देना है। अपवर्तनांक क्या है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में मैं एक बात बता दूं आपको कि एक चीज़ पर ध्यान देना है कि किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक यानी किन्हीं दो माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है, याद रखना है, इसको ही अपवर्तनांक कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पर इस तरीके से आना है कि यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये चीज़ पर वायु में प्रकाश का वेग और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक से समझिए,
वायु में प्रकाश का वेग और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष और सापेक्ष में क्या होगा? निरपेक्ष में यही होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता, एक तो पहला है वायु में प्रकाश का वेग, ठीक है, यानी अगर ये हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात n लिखें तो वायु में प्रकाश के वेग को c लिखा जाता है और किसी अन्य माध्यम में भी लिखा जाता है, तो यही होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी वायु में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को क्या कहा जाता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये कंडीशन पर ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट पे आना है, कुछ माध्यम जैसे में इसको जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है इसको म्यू या एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ पर ध्यान देना है कि देखिए, कुछ प्रमुख माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक जैसे में बर्फ का इतना होता है, जल का इतना होता है, केरोसिन का इतना होता है, तारपीन तेल, क्राउन प्रिंट, ये वाला आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम भी देगा। यानी अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक कुछ नहीं है, आपको पता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो हमें ये चीज़ मतलब एक चीज़ में मेजरमेंट के बाद हम रेशियो निकाल के ये पता कर लेते हैं। जैसे में कि एक बात मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ समझने के लिए, कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे छोटा सा एक कंडीशन समझ लेना है कि C कितना दिया है, 4 दिया है, और C के बाद V कितना दिया है, 2 दिया है, तो 4/2 कितना हो जाएगा? 2 होगा। आप समझिए अपवर्तनांक 2 हो गया। यानी क्या 2 है? ये 2 कहने का मतलब कि जो इसको 2 तरीका से कह सकते हैं। एक तो ये बता सकते हैं कि जो अपवर्तनांक है वो कितना है, 2, यानी कहने का मतलब कि वायु में प्रकाश का जो वेग है वो अब क्या चीज़ जल से ज़्यादा है, कितना गुना? 2 गुना। ये छोटी छोटी बात पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। वायु में ज़्यादा है 2 गुना, तो वायु में 2 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब अपवर्तनांक वायु में 2 गुना ज़्यादा है। समझने की देखिए, अपवर्तनांक ऐसा चीज़ है कि सब लोग पढ़ते हैं लेकिन करता ये है कि सबको थोड़ा सा परेशान करता है। इसलिए मैं आपको समझा दूँ कि कोई भी कह रहा है कि इसका अपवर्तनांक 2 है, तो अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि अपवर्तनांक का मतलब यही होता है कि अगर वायु में प्रकाश का वेग 4 है, ठीक है, और वायु में 4 है और किसी अन्य माध्यम जैसे में कि जल हो गया तो उसमें 2 है, तो 4 में 2 से भाग दीजिए, 2 हो गया, तो 2 अपवर्तनांक हो गया। तो अपवर्तनांक क्या बताता है? आपको याद रखना है, अपवर्तनांक यही बताता है कि माने जो जल में प्रकाश का वेग है वो वायु की तुलना में 2 गुना कम है, या वायु में 2 गुना ज़्यादा है जल की अपेक्षा। तो आप यही याद रखिए कि वायु में ज़्यादा है 2 गुना, यानी ठीक है 2 गुना ज़्यादा है वायु में, या ये कांच में 2 गुना कम है। ये कंडीशन आप छोटा सा बात है याद रखिए। चलिए ये वाला कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा हमेशा। और ये इसका डेफिनेशन आपको हमेशा याद रखना है। ये किसको बोलेंगे हम लोग? तो ये कंडीशन आपको पता है ना, ये बोलेंगे हम वायु में प्रकाश का वेग और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। चलिए अब हम सापेक्ष पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे हम लोग आते हैं। देखिए अब हम क्या चीज़ निरपेक्ष के बाद सापेक्ष अपवर्तनांक पे बात करेंगे। तो याद रखना है निरपेक्ष और सापेक्ष में डिफरेंस क्या है कि उसमें वायु में प्रकाश का चाल और किसी अन्य माध्यम में, ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर देना है, 2 माध्यम में प्रकाश के जो वेग होता है उसके अनुपात को यहाँ लिखा है कि 2 माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी ध्यान से समझिए कि 2 माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। यानी 2 माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का फाइंड कीजिए, उसका रेशियो निकाल लीजिए, सोच लीजिए कि वही क्या है, वही सापेक्ष अपवर्तनांक है। अगर उदाहरण के लिए मैं एक बात बता दूं आपको, अगर 1 के सापेक्ष देखिए माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक देखते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये बात याद रखिए। 2 के सापेक्ष 1, तो n, यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको, यहाँ n हो गया n12, इसका मतलब क्या होता है? n12 का मतलब ये होता है, n12 का मतलब ये होता है कि 1 के, यहाँ पे समझिए 1 के सापेक्ष 2 का, ठीक है, माध्यम 2 की अपेक्षा 1 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, ठीक है, बात समझ रहे हैं? माध्यम समझिए, माध्यम 2 के
यानी एक का अपवर्तनांक की हम बात कर रहे हैं किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। तो यहाँ वाला जो पहले होगा, ठीक है, 2 के सापेक्ष माने एक का अपवर्तनांक, समझ रहे हैं बात। चलिए इस कंडीशन के बाद नेक्स्ट पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे हम लिखें N12 तो यहाँ V2/V1 होता है, ये कंडीशन आपको याद रखना है। और इस कंडीशन के बाद अगर V1 हमारे पास पता चल गया तो ये अगर हम चाहते हैं कि इसको फाइंड करना तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये V1 और ये V2 निकाल लिए हैं। अब दोनों का मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों का मान जब रखेंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ क्या आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे N12 इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो आप यहाँ समझ सकते एक फार्मूला यहाँ से ये नोट करना है, N12 इक्वल टू कितना, N1/N2। अगर यही कितना हो जाए, N21 हो जाए तो समझिए N2/N1, ये कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। ये कंडीशन छोटी छोटी बात है, आपको याद रखना है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे यहाँ N1 यहाँ पे आप देख सकते हैं N12 है ना, तो ये आप फार्मूला याद रखिए। आप V1 पे चलिए, V1 के यहाँ पे देखिए वही चीज़ उल्टा है, यहाँ और यहाँ दोनों। यहाँ N12 इक्वल टू कितना है, V2/V1 है, और यहाँ क्या है N12 इक्वल टू N1/N2 है। समझ में आ गया। चलिए मैं नेक्स्ट पर डिस्कस करना। अब इसका मतलब थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये चीज़ हम मान लिए कि जैसे में कि हमारे पास अभी आपको मैंने दिखाया था, क्या दिखाया था, मैंने आपको दिखाया था कि वायु में प्रकाश की चाल मैंने कितना लिया था, 4 लिया था, और जल में कितना, 2 लिया था। यानी हमारे पास N कितना आया था, इसको कितना आया था, ये एक काम करते हैं, अगर इसकी मैं बात करूं तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम भी यहाँ लिख लेते हैं, तो 2 आया था। V1 कितना आया था हमारे पास, 2 आया था। समझ रहे हैं, एक चीज़ पर देंगे दोनों के N1 भी कर सकते हैं, ठीक है, N1 ही लिख लेते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि N1 हमारे पास आया था 2। अब मैं एक बात बता दूं कि मान लेते हैं कि एक और माध्यम है, तो उसमें हम करते ये हैं कि प्रकाश का वेग हम क्या मान लेते हैं, 4 ही रहेगा, क्योंकि इसके पहले वाला में 4 थे। मानने के लिए इसको आप एक समझने की कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। और मान लीजिए है कि दूसरा जो माध्यम है वो सेम प्रकाश के जैसा ही है, तो उसमें भी 4 हो गया, तो N2 कितना हो गया, 1। तो अब देखिए क्या कहता है फॉर्मूला कि N1/N2 यानी 2/1 कितना हो जाएगा, 2। समझने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से मैं छोटी छोटी बात आपको बता दूं ये वाला कंडीशन पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि इस तरीके से जब भी आप निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में सुने तो इसका मतलब जरूर समझें, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। 2 माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। छोटी छोटी बात है। और ये फार्मूला एक और चीज बता रहा है कि अगर अपवर्तनांक, अब देखिए ये अपवर्तनांक क्यों हमको पता होना चाहिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो एक चीज पर ध्यान देना, ये फार्मूला बता रहा है कि अगर हमारे पास अपवर्तनांक मौजूद है, ये वाला फार्मूला को आप ठीक से देखिए, तो अपवर्तनांक है C, तो हम लोग को पता है प्रकाश का वेग 3 × 10⁸, ये सब लोग को पता है। तो ये चीज़ आपको C पता है और N पता है अपवर्तनांक, तो आसानी से किसी भी माध्यम में भी आप फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए इसके पहले आपको N दिया गया। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर हम डिस्कस करते हैं। तो सारी बातें सब लोगों को समझ में आ ही गई। अब नेक्स्ट पर ध्यान देना है। देखिए स्नेल के नियम तथा अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, इस पर हम लोग को डिस्कस करना है। स्नेल के नियम और अपवर्तनांक में संबंध समझ रहे हैं। तो प्रकाश की किरण आप देख सकते हैं यहाँ θ1 और θ2, यानी I से चल के इधर आई है, N1 से N2 में प्रवेश कर रही है, ठीक है। तो N1 से N2 में जा रही है। तो नेक्स्ट कंडीशन पर मैं देखिए, मैं नेक्स्ट पे आपको बात बता दूं। अब जो हम लोग देखें कि θ1 से θ2 में गई, ठीक है, यानी N1 से N2 में,
IR तो हम लोग देखे थे। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, विरल से सघन में जाएगी तो सब लोग अभिलंब की ओर जाती है। इस स्थिति में पहले का माध्यम N1 और दूसरा माध्यम क्या है, N2 है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, N2 अपन N1, N2 अपन यानी साइन थीटा 1 अपन साइन थीटा 2, ये कंडीशन को आप ठीक से समझिए, साइन थीटा 1 अपन साइन थीटा 2। ठीक है, अब इस कंडीशन के बाद साइन थीटा 1 अपन साइन थीटा 2, अब इस पर ध्यान देना है कि यहाँ पे समझिए N2 अपन ये वाला, अब यहाँ क्या चीज़, थीटा 1 के मान आई है तो साइन आई अपन साइन आर, यही संबंध है। आप याद रखिए कि अपवर्तनांक और ये स्नेल के नियम में क्या संबंध होता है, तो यही संबंध होता है। समझ रहे हैं बात। चलिए मैं नेक्स्ट पे आपको डिस्कस करूँ। अब आभासी गहराई आपको याद रखना है, अपैरेंट डेप्थ क्या होता है। ठीक है, तो आप देखिए जब पानी से भरी हुई, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे जब पानी से भरी हुई बर्तन में किसी वस्तु को डाला जाता है, जब पानी से भरी हुई बर्तन में किसी वस्तु को डाला जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जब पानी से भरी हुई किसी बर्तन में किसी वस्तु को डाला जाता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। ठीक है, प्रतीत, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इस उठी हुई गहराई को ही आभासी गहराई कहा जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ पर ही आपको ध्यान देना है हमेशा। नेक्स्ट पे मैं आ रहा हूँ। ये जो आप देखिए एक सिक्का को डाल के देखिए किसी बर्तन में, और देखिए पानी जब जैसे उसमें डालेंगे तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, और उस गहराई को ही हम लोग आभासी गहराई बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ पर ध्यान देना है कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या संबंध होता है। ठीक है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या संबंध होता है। देखिए मछली को पानी में मारना कठिन क्यों होता है, तो ये चीज़ भी आप समझ सकते हैं। मछली को पानी में मारना कठिन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करती, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, ई वाला कंडीशन। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। स्टेटमेंट माना कि ABCD एक छोटा कांच का टुकड़ा है जिसमें बिंदु P पर एक वस्तु स्थित है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस वस्तु का बना प्रतिबिंब Q पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन पर यहाँ समझ सकते हैं प्रकाश कहाँ से। आप एक चीज़ पर मैं एक बात बता दूँ आपको, ये जो अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं G/μA, यानी इस साइन का मतलब मैं आपको समझा दूँ कि ये μA, G भी लिख सकते हैं इसको, और G/μA भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या। लेकिन सापेक्ष किसके पढ़ेंगे आप समझ सकते हैं, ए के सापेक्ष। समझ रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें लोगों को कन्फ्यूज करती है हमेशा, लेकिन आपको कन्फ्यूज याद रखना है हमेशा। ठीक है, ए के सापेक्ष ए के सापेक्ष माने ईयर के सापेक्ष ग्लास की हम बात कर रहे हैं। प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, हवा से कांच में। ठीक है, यानी ये बात हो रही है। तो ये कंडीशन आपको हमेशा अभी याद रखना है। ठीक है, ये कंडीशन अब नेक्स्ट पर डिस्कस मैं करने चल रहा हूँ, नेक्स्ट पे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ये चीज़ अभी इसके पहले आप लोग देख चुके हैं कि A/μG कितने, G/μA कितना होता है। तो अगर देखिए यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको, अगर यहाँ पे 1N2 भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब कि हम क्या चीज़ एक के दो की बात कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, एक के सापेक्ष। अगर कहीं लिख देगा 2N1 तो इसका मतलब क्या चीज़, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि दो के सापेक्ष एक, ये कंडीशन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या चीज़, यहाँ पे उसके पहले वाला में था कि G/μA था, आपको शायद याद होगा। तो वहाँ क्या था, साइन I/R था। समझ रहे हैं, यहाँ उल्टा हो गया है तो क्या हो गया, R/I हो गया, साइन R/I। तो ये छोटी छोटी बात आप थोड़ा समझ सकते हैं। अब चित्र को आप जब बढ़िया से देखिएगा तो देखिए साइन क्या क्या मिला के बनता है, लंब बटा कर्ण।
तो आप देखिएगा चित्र में, चित्र आप कॉपी पर लिख करके इसको बनाइएगा, ठीक है। चित्र में जब आप देखिएगा तो चित्र में आपको पता चलेगा कि ओ एम क्या है। ओ एम जो आपको पता चलेगा, ओ एम आपका लंब है, ठीक है। ये कंडीशन आपको ध्यान देना है। एम क्यू जो है, ठीक है, ये क्या है, कर्ण है। तो ये कंडीशन, ये आप दो यहाँ से निकाल सकते हैं, दो चीज़, साइन आई या साइन आर, और यहाँ से दोनों का मान पुट करेंगे तो कुछ कैंसिलेशन होगा, हमारे पास आ जाएगा एम पी अपॉन एम क्यू। यानी एम पी क्या है, तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, एम पी जो है ये एम पी एम क्यू। देखिए पी जो है यहाँ पे चित्र में, एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फिर से चित्र दिखा दूंगा एक बार। ये जो एम क्यू और एम पी, ये एम जो है ये आपको चित्र में है, ठीक है। और यहाँ से आप ये कंडीशन यहाँ कर सकते हैं, माने एम क्यू जो है ये आभासी गहराई है और एम पी क्या है, वास्तविक, और वास्तविक बटा आभासी, यही इसकी कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पे क्यू के यहाँ पे सापेक्ष, यहाँ पे आप समझिए एक छोटी सी बात, यहाँ और यहाँ, समझ रहे हैं। तो याद रखना है कि एम पी और ओ पी ये दोनों सेम चीज़ है। ओ पी और एम और ओ, ये आपको याद रखना है कि एम पी बोलें या ओ पी बोलें, ये बात दोनों एक ही है। और एम क्यू बोले या ओ क्यू बोले, एम क्यू या ओ क्यू, ये कंडीशन छोटी छोटी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैंने बता दिया है। चित्र को आप ठीक से देखिएगा, आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी, और फिर मैं बाकी चीज़ तो लाइव क्लास में बता दूंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद एक छोटा सा कंडीशन पर ध्यान देना है, मरीचिका क्या है। तो जब दोपहर के समय गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में पानी की तलाश में लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, तो कुछ जगहों पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि पानी नहीं होने पर भी वहाँ क्या है, पानी है। कहीं कहीं ऐसा आप अपने यहाँ भी देख सकते हैं, लेकिन रेगिस्तान में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है। ये कंडीशन आपको ध्यान देना है कि मरीचिका क्या है, आपको याद रखना मरीचिका क्या है। तो जब दोपहर के समय गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में पानी की तलाश में लगे एक जगह से दूसरी जगह क्या यात्रा करते हैं, तो कुछ जगहों पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि पानी है। इस प्रकार के दृष्टि भ्रम को ही मरीचिका कहा जाता है। चलिए ठीक है, इस पर ध्यान देना है। चलिए ठीक है, ओके। ये छोटी छोटी बात आपको याद रखना है। दृष्टि भ्रम है, मरीचिका क्या है, दृष्टि भ्रम है। दोपहर के समय आप देखेंगे कहीं कहीं पानी नहीं होने पर भी, ऐसा आप रोड पर भी देख सकते हैं, पानी नहीं होगा लेकिन पता चलेगा वहाँ पानी लगा है। इस प्रकार का दृष्टि भ्रम ही क्या कहलाता है, मरीचिका कहलाता है। तो ये कंडीशन आपको याद रखना। देखिए मरीचिका से रिलेटेड कुछ मैं बात बता दूं, यहाँ वृक्ष है लेकिन देख क्या है, उल्टा रहा, ये चीज़, ये कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे मैं आपको बताऊंगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होती है और क्रांतिक कोण क्या होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा इसको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। हीरा क्यों चमकता है, ठीक है, इस पर आपको डिस्कस करना है, हीरा क्यों चमकता है। तो जब प्रकाश की किरण हीरे पर आपतित होती है तो उस स्थिति में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। कंडीशन याद रखिए, जब प्रकाश की किरण हीरे पर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण हीरे पर आपतित होती है तो उस स्थिति में आपतन कोण का मान, हीरे पर आपतित होती है तो उस स्थिति में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, ठीक है, जिसके कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डेफिनेशन तो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको छोटा सा एक कंडीशन में बता दूं कि ये होता क्या है। देखिए जब आप देखिएगा कि प्रकाश की ये एक किरण हो गई तो यहाँ से जाएगी और यहाँ से, ये कंडीशन पर ध्यान दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन तो सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन होगा क्या कि जब ये आई बढ़ जाएगा तो यहाँ से सी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और सी यहाँ से जाएगा ये, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रिटर्न, जहाँ ये 90 हुआ, समझ रहे हैं,
ये थोड़ा सा आई से अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा। ये घटना क्या कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे क्या चीज? इसको बोलेंगे क्रांति कोण। जब आपतन कोण का मान क्या होता है? आपतन कोण से आपतन कोण का मान बढ़ जाता है तो क्रांति कोण के लिए। ये प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन क्या है तो आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं, यहाँ कुछ खास नहीं। जब ज़्यादा हो जाएगा, क्रांति कोण से भी ज़्यादा होगा तो प्रकाश की किरण इधर आ जाएगी। एक कंडीशन में इधर जा रही थी, अब ये इधर आ जाएगी। ये जाने वाली किरण इधर टकरा के आ जाएगी और यह इधर आ जाने की घटना को ही प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये कंडीशन पर ध्यान देना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो ये इस वीडियो को देखिए और इसके बाद मैं एक बात आपको बता दूं कि इसको देखने के बाद आप छोटी छोटी कंडीशन पर आप विशेष ध्यान रखिए और ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद मैं लाइव क्लास आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। एक छोटा सा बात है, मैं बता देता हूँ, फिर से बता दूँगा। ठीक है कि देखिए, प्रकाशिक तंतु क्या है? तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसके माध्यम से प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ऐसे ही होता है, प्रकाश ऐसे आपतित होगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर, फिर इधर। ये वाला कंडीशन। तो ई वाला कंडीशन के साथ साथ आपको छोटी छोटी बात याद रखना। ठीक है, तो ये वाला वीडियो देखिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे की बात हम लोग करेंगे। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आपको मिलेगा। ओके बाय, नोट कीजिए। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।